नमस्कार दोस्तों, मैं रामजीवन सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे होंगे, आज हम लोग 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे। उन वीरों को, उस माहौल को जानेंगे हम लोग कि जो आज हमें आज़ादी प्राप्त हुई है वो कैसे दोस्तों प्राप्त हुई है। लगभग 163 साल पहले, औपनिवेशिक शक्तियों ने जो एक गढ़ बना के रखा था भारत को, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो रही थी, उसमें जो चिंगारी फूटी, उस चिंगारी ने एक व्यापक रूप ले लिया। बहुत सारे स्थानों को, बहुत सारी फैक्ट्रियों को, बहुत सारे अंग्रेजी रेजिमेंटों को जला के खाक कर दिया। एक जाति, धर्म और ऊंच नीच से उठकर एक बिगुल बजा और उस बिगुल का नाम 1857 की क्रांति रखा गया। दोस्तों, बात करते हैं 163 साल पहले की। उस समय ये नहीं कि 1857 की क्रांति एकाएक हो गई हो या एकदम एक चिंगारी फूटी और पूरे विश्व में, पूरे देश में लग गई और जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में हुई, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। यदि हम बात करें तो ये एक धीरे धीरे चलता आया क्रम, उस चलते हुए क्रम की एक छोटी सी चिंगारी, वो चिंगारी 16 बनती है, वो 16 फूटता है दोस्तों 1857 क्रांति में। इससे पहले बंगाल में नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, जनजाति विद्रोह, ये सब दोस्तों होते रहे। ये कहीं ना कहीं हम अंग्रेज़ों से प्रताड़ित थे और अंग्रेज़ों से ऊब गए थे, कहीं ना कहीं हम उनसे परेशान हो गए थे और हमारे अंदर लगने लगा था कि अब बहुत है, हमें आज़ाद होना चाहिए। ये लगभग 263 साल पहले से ही हो रहा था दोस्तों। 1757 जब क्रांति होती है, उसके बाद में, उस युद्ध के बाद 100 साल पूरे होने के बाद, प्लासी के बाद 1857 में की क्रांति होती है, तो 100 साल पूरे हो गए थे, तो इतिहास तो दोहराना ही था दोस्तों। ज़्यादा आगे ना बात करते हैं, हम अब विषय पर आएंगे। यदि हम बात करें 1857 की क्रांति के समय, सबसे पहले जो शक्ति थी, वो शक्ति कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। तो उस ब्रिटेन का मुखिया कौन था दोस्तों? 1857 के समय जो ब्रिटेन का जो मुखिया था, उसका नाम पामर्स्टन था। क्या था? पामर्स्टन, अर्थात ये प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। पामर्स्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। यदि हम बात करें उस समय हमारा गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, इसमें छात्रों को कन्फ्यूजन होती है दोस्तों कि उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय, इनमें से 1857 में कौन था? तो दो नाम दोस्तों आते हैं, एक तो डलहौजी का नाम आता है, एक डलहौजी का आता है और दोस्तों एक कैनिंग का आता है, एक कैनिंग का आता है। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर को आप बार बार सुनेंगे और पॉइंट आप नोट करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डलहौजी ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और ये 1857 की क्रांति के आसपास घूमा रहा। यहाँ पर इसने हड़प नीति या फिर साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत सारी नीतियाँ चलाई थीं। अब उसी के बाद ये चला जाता है डलहौजी और कैनिंग आता है। जब कैनिंग आता है तो 1857 के समय भारत के जो गवर्नर जनरल का पद है, गवर्नर जनरल का जो पद है, उसका नाम बदल दिया जाता है और वायसराय कर दिया जाता है। ये वायसराय दोस्तों नाम कर दिया जाएगा। तो प्रश्न ये बनता है कि भारत का प्रथम वायसराय तो कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था? तो कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आपको दोनों नाम मिलेंगे 1857 की क्रांति के समय। इसके बाद जब ये आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, जब क्रांति स्टार्ट हो जाती है,
तब इसको दबाने के लिए ब्रिटेन सरकार, ये ब्रिटेन सरकार हम नहीं कहेंगे, अंग्रेजी सरकार कहेंगे, औपनिवेशिक सरकार कहेंगे, ये सरकार कैंपबेल को नियुक्त करती है दोस्तों। कैंपबेल को नियुक्त करती है 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए। आता है, बहुत सारी घटनाओं में संलिप्त रहता है और अच्छे काम भी करता है अंग्रेजी सरकार के लिए, तो इसका नाम दोस्तों हम याद रखेंगे, कैंपबेल। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, प्रतीक के बारे में बिपिन चंद्रा कहते हैं कि ये इतिहासकारों को कन्फर्म नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, हमारा आपका मतलब दोस्तों ये है, प्रतीक रोटी और कमल था, रोटी और कमल था। जो दोस्तों रोटी है ये एक गांव से दूसरे गांव ले जाने का प्रतीक था, और ले कौन जाता था, गांव का चौकीदार, ये चौकीदार ले जाता था। अब कमल का प्रतीक क्या है, कमल का प्रतीक है एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक क्रांतिकारी से दूसरे क्रांतिकारी तक जो संदेशा पहुंचता था वो कमल के रूप में पहुंचता था, कमल के प्रतीक के रूप में दोस्तों पहुंचता था। और रोटी ये गांव ते गांव पहुंचती थी, याद कर लेना दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है। अब इसी की कड़ी में दोस्तों यदि हम बात करें 1857 की क्रांति में यदि बात करें, तो यदि हम बात करते हैं सबसे पहले इसका स्वरूप कैसा था, स्वरूप कैसा था, स्वरूप का मतलब प्रकार। कुछ दोस्तों लोग कहते हैं, जैसे कि बी.डी. सावरकर ने एक किताब लिखी थी 1908 में, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1908 में किताब लिखी थी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये किताब तो 1908 में लिखी गई थी, लेकिन 1857 में ये क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी दोस्तों। यदि हम बात करें 1908 में, तो बी.डी. सावरकर महज 25 साल में, बी.डी. सावरकर महज 25 साल में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी, और उनको ये पता था ये किताब जैसे ही बाहर समाज में जाएगी, जैसे ही प्रेस में जाएगी, अंग्रेज इसको जब्त कर लेंगे, उनको ये पता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसकी 3 प्रतियां हाथ से लिखीं और उन 3 प्रतियों को अपने पास रख लिया, अपने निकट लोगों को दे दिया। बाकी जो थी किताब थी उसको इंग्लैंड में जाके पब्लिशर करवा दिया। अब ये किताब उस समय इतनी पॉपुलर हुई जैसे कि गीता, अंग्रेजों के लिए वो गीता थी दोस्तों, भारतीयों के लिए वो गीता थी, और भारतीय लोग उसको अपना प्रेरणा स्रोत, पवित्र ग्रंथ, क्रांतिकारी तो उसको पूजने लगे थे। ये कहानी थी उस समय बी.डी. सावरकर की पुस्तक की। बी.डी. सावरकर की जब पुस्तक आई तो उसने तहलका मचा दिया क्रांतियों के बीच। हर व्यक्ति जानने लगा, ये व्यक्ति जानने लगा 1908 में कि जो 1857 में क्रांति हुई थी वो आज़ादी के लिए थी, वो इसलिए थी ताकि हम गुलामी से आज़ाद हो जाएं। ये कहानी दोस्तों उस समय के थी। बी.डी. सावरकर ने पुस्तक मराठी भाषा में लिखी, इसके बाद अंग्रेजी में, मलयालम में, तमिल में, बहुत सारी भाषाओं में इसका ट्रांसलेट हुआ। जहाँ जहाँ पर क्रांतिकारी थे उन भाषाओं में इसका दोस्तों ट्रांसलेट हुआ, लिखा गया, ताकि क्रांतिकारी इन भावनाओं को समझ सकें। तो कोई कहता है दोस्तों स्वरूप के अंदर, कोई कहता है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कोई कहता है कि एक औचित्य था, सैनिक विद्रोह था, कोई ये दोस्तों कहता है ये अचानक फूटा हुआ गुस्सा था, कोई कहता है शोषण के विरुद्ध ये लड़ाई थी, कोई ये कहता है कि आज़ादी से इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन हम बात करते हैं, पहले बता चुके हैं 1857 की जो क्रांति थी ये एकदम नहीं फूटी, ये क्रम धीरे धीरे चलता आया क्रांतियों का, उन थोड़ी थोड़ी चिंगारियों से आग फैली दोस्तों। फिर यदि हम बात करें कारण क्या रहा 1857 की क्रांति का, कारण तो दोस्तों बहुत कुछ रहे। यदि हम कारण की बात करें तो
सबसे पहले डलहौजी क्या हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति, ये कारण रहा दोस्तों। हड़प नीति में जैसे कि झांसी की रानी, जो कि बहुत बड़ी वीरांगना रही हैं, इतिहास में उनके सीरियल, उनकी मूवियाँ, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उनका जो दत्तक पुत्र था, इसकी कहानी आगे हम बताएंगे दोस्तों। जब झांसी के राजा एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी जो रियासत है उसको जब्त कर लेता है डलहौजी, और अवध के नवाब को गद्दी से इसलिए उतार देता है, ये कहता है कि ये गद्दार हैं, या अयोग्य हैं। उधर नाना साहब धोंदूपंत, उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। फिर उसके बाद जो हमारे मुग़ल दरबार के बहादुर शाह जफ़र, या कह सकते हैं बहादुर शाह दुती, इनको पेंशनर बना दिया जाता है, और यहाँ तक कि कह दिया जाता है कि वो लाल किले से निकल करके जाके कुतुब मीनार में रहें। उस समय जो बहादुर शाह जफ़र ये भारतीय जनता का नेतृत्व कर रहे थे, अब ये बेइज्जती अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो भारतीय जनता ने कहा ये हमारे शासक की बेइज्जती नहीं, ये हमारी खुद की बेइज्जती है, इसलिए एक विद्रोह रहा। तो जो सबसे अहम कारण रहा वो राज्य हड़प नीति। उधर वर्साई की संधि भी कहीं ना कहीं अपने कारण छोड़ती है दोस्तों। ये 1857 की क्रांति के कारण थे। हम यदि आगे दोस्तों हम बात करें कारण में, तो जनवरी 1857 में ही एक स्थान है दमदम। जनवरी 1857 में एक स्थान है दमदम दोस्तों, बंगाल में दमदम। यहाँ पर यह पता चला कि जो अंग्रेज राइफल बदल रहे हैं, कह सकते हैं दोस्तों इनफील्ड राइफल, ब्राउन से इनफील्ड राइफल में जा रहे हैं, तो उसमें जो कारतूस लगती है उसको मुंह से निकाला जाता है। ये बात वहाँ पहुँची। उस कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, और हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग उससे जुड़े हुए थे, इसलिए दोनों ने अपना अपमान समझा। तो ये छोटा सा वहाँ विद्रोह हुआ। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें तो फरवरी 1857 में ही फरवरी 1857 में ही बहराम में थोड़ा सा विद्रोह हुआ। फिर बंगाल में ही 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर में मंगल पांडे, नाम खूब सुना होगा दोस्तों, मंगल पांडे ने सर्जेंट बॉग और लेफ्टिनेंट ह्यूज की हत्या कर दी। वो हत्या इसलिए कर दी दोस्तों, ये बात कर रहा हूँ 29 अप्रैल की घटना है, 29 मार्च की घटना है। तो उस समय बैरकपुर में ही, बंगाल में जो पड़ता है, 34वें रेजिमेंट के जो सेनापति या कहते वीर सैनिक थे, उन्होंने अपने अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। और ये हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वहाँ की जो पैदल चलने वाली टुकड़ियाँ थीं, उनके अंदर ये बात फैल गई थी कि हमें जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डी का चूरन होता है, हमें जो कारतूस दी जाती है उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी है। इस तरीके से उनमें भ्रम फैल गया और गुस्सा फूटा दोस्तों, गुस्सा फूटा। तो इसका पहले विरोध मंगल पांडे करते हैं, बाद में मंगल पांडे को यह एहसास होता है कि यह बात सही है और वो गुस्से में आ जाते हैं और अपने अधिकारियों की हत्या दोस्तों कर देते हैं। यदि हत्या कर दें तो ऐसी स्थितियों में दोस्तों बात करें तो ये आग धीरे धीरे हर जगह फैली। मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को ही उनको फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और ये विद्रोह और भड़क उठा। जैसे दोस्तों ये फांसी दे दी गई वैसे ही विद्रोह और भड़क उठा। जिन सैनिकों ने दोस्तों ब्राउन राइफल से इनफील्ड राइफल
जिन दोस्तों ने दोस्तों एनफील्ड राइफल ब्राउन से एनफील्ड राइफल प्रयोग करने से मना कर दिया था, उनको 9 साल तक की सज़ा हुई। एक ये सेना में विद्रोह हो गया। ठीक 1858 में दोस्तों, 57 से ही पास हुआ, 58 में लागू हुआ, एक डाक अधिनियम आया। उस डाक अधिनियम में कहा गया कि जो सैनिक सेना में हैं या दूर दराज दोस्तों हैं, वे लोग अपने घर में यदि चिट्ठी लिखेंगे तो उनको डाक शुल्क देना पड़ेगा। वैसे भी उनका वेतन बहुत कम था और ऊपर से ये बात कह दी गई, तब उनके अंदर और गुस्सा फूटा। साथ में दोस्तों यदि हम बात करें तो इसी के साथ में अंग्रेजी सेना भारतीय सेनाओं को म्यांमार या अन्य देशों में भेज रही थी, जहाँ जहाँ पर बीच में समुद्र पड़ता है। तो उस समुद्र को नांगना भी उनके लिए धार्मिक गुनाह माना जाता था। कहा जाता था कि यदि हम समुद्र को नांगेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक की घटनाएं दोस्तों ऐसी भी, जो लोग विदेश से वापस आए उनको कहा गया तुम अंग्रेज़ों के साथ रह के आए हो, और यहाँ तक कि गाय की चर्बी, हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी, मुसलमानों के लिए सूअर की चर्बी, इनका प्रयोग करके आए हो। तो उनके घर वाले उनसे दुश्मनों जैसा व्यवहार करते थे, गांव से निकाल देते थे। ऐसी स्थितियों में दोस्तों उनको दोहरा जीवन जीना पड़ रहा था। तो ये एक रोष अंग्रेज़ों के प्रति भारतीय सेना में व्याप्त हो गया था। ये चिंगारी फैलती गई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने झुटपुट जगहों पर इनको दबाया। लोग कहते हैं कि इसको दबा दिया गया, असफल हो गया, लेकिन रियल बात कहें तो 1857 की क्रांति असफल नहीं हुई। हाँ, इस आग को दबा दिया गया लेकिन बुझा नहीं पाए। एक आग को दबा दिया गया, उसकी चिंगारी जो धुआं देके जल रही थी, सुलग रही थी, वो भड़की। और जब भड़की तब जाहिर सी बात है आग तो लगेगी। आग लगेगी तो उसमें अपने भी जलेंगे, पराये भी जलेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे इसी बात में बात कर लेते हैं। राजनीतिक कारण मैंने आपको बता दिया। राजनीतिक कारण क्या थे? हड़प नीति थी, वर्साई की संधि थी, पेंशन राजाओं को ना देना, उनकी उपाधियों का अंत कर देना, ये सब राजनीतिक कारण थे 1857 की क्रांति के। फिर दोस्तों हम आर्थिक यदि बात करें, आर्थिक कारण बात करें क्या थे, तो आर्थिक कारण 1857 की क्रांति के ये थे, अकाल था, लोग भूखे मर रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन टैक्स बढ़ता गया। टैक्स दोस्तों बढ़ता गया, किसान परेशान होता गया, और वो कहाँ तक देता, यहाँ तक कि दोस्तों यदि बात करें तो जो बिचौलिए थे वो दूना कर वसूलते थे और वो मालामाल हो गए। दोस्तों यदि अंग्रेजी साम्राज्य 1 रुपये टैक्स लगा रहा है तो उसमें अधिकारियों को भी चाहिए, बाद में जमींदारों को भी चाहिए, जमींदार के द्वारा जो वसूलने के लिए जा रहे हैं लोग, उनको भी पैसा चाहिए। तो किसान से 10 रुपये वसूले गए, अंग्रेजी सम्राट तक दोस्तों 1 रुपये पहुंचा। ऐसी स्थितियों में कहा जाता है कुछ जगहों पर अकाल पड़ा, जहाँ पर सिर्फ घास थी तो अंग्रेज़ों ने टिप्पणी की, घास बहुत अच्छी चीज़ है, उसको बेचो, उससे टैक्स भर दो। कहीं कहीं तो घास भी नहीं थी। ऐसी स्थितियों में कहीं वर्णन दोस्तों मिलता है, लोगों ने अपने आप को बेच दिया, महिलाओं ने बेच दिया, अपने बच्चों को बेच दिया, खाने के लिए नहीं था, इसलिए मिट्टी घास खाना उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे प्रकरण आए हैं दोस्तों। ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली, जो हम इतनी आसानी से पढ़ते हैं, इनकी आज़ादी आसानी से नहीं मिली। रोंगड़े खड़े कर जाते हैं दोस्तों, खून खौल जाता है, और फिर ऐसी स्थितियों में हमें बड़ा पछतावा होता है कि आज भी हम पश्चिमी सभ्यता में डूबे जा रहे हैं, आज भी उनको हम अपना आदरणीय और अपना अच्छा मानते हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे बात करते हैं। कुछ सामाजिक कारण दोस्तों थे, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, सामाजिक कारण में यदि हम दोस्तों बात करें तो जैसे कि जो बहुत उच्च वर्ग था, कहीं कहीं पर दोस्तों उनको जातियों में तब्दील कर दिया गया। जैसे नाई, लोहार, कुम्हार, मोची, ये दोस्तों कोई जातियां नहीं थीं, ये सिर्फ पेशेवर थे। अब पेशेवर थे तो इनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि इनको जातियों में तब्दील कर दिया गया। अब ये जातियां बन गईं, इनको समाज से बिल्कुल अलग कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद में एक फूट डलवा दी गई आपसी जातियों में दोस्तों, आपसी धर्मों में फूट डलवा दी गई, जिससे सामाजिक द्वेष फैला। धार्मिक कारण की यदि हम दोस्तों बात करें तो 1833 का एक चार्टर एक्ट हुआ,
1833 का, उसके तहत मिशनरी भारत आए और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारत को ईसाई बना देना। उन्होंने कई बार कहा कि भारत पर आज जो अंग्रेज़ों का राज्य है वो सिर्फ इसलिए है ताकि भारत की जनता को हम ईसाई बना सकें, एक छोर से दूसरे छोर तक हम ईसाईयत तो स्थापित कर सकें, ईसा मसीह के झंडे गाड़ सकें। ऐसा वक्तव्य उन्होंने दोस्तों कुछ जगहों पर बोल भी दिया। इसके बाद में दोस्तों 1858 की यदि हम बात करें, समय बीता गया, 1858 की दोस्तों हम बात करें तो ऐसी स्थितियों में क्या हुआ दोस्तों, 1858 में कुछ ऐसे नियम पारित करे गए कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेंगे वो टैक्स से मुक्त हो जाएंगे, वे लोग बहुत सारी नौकरियों में हिस्सेदार हो जाएंगे। ऐसे ऐसे नियम बनाए गए जिससे भारत के लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं है, ये हमारे धर्म में घुस आए ठीक नहीं है, ये तो हद हो गई। इसके बाद हमारे यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय थे जिन पर अंग्रेज़ों ने दाढ़ी रखवाना बंद करवा दिया, दाढ़ी रखवाना बंद करवा दिया दोस्तों। तो मुसलमानों को दाढ़ी से बड़ा प्रेम था, इसलिए उनसे दोष फैला। हिंदुओं में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, ऐसे दोस्तों कुरीतियाँ जो व्याप्त थी, इनको बंद कराने का अंग्रेज़ों ने काम किया। ऐसी स्थितियों में हिंदुओं में ये बुराई व्याप्त हो गई दोस्तों। तो ये धार्मिक कारण थे। सुअर और गाय वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस हम बता चुके, वो भी धार्मिक एक कारण हो सकता है दोस्तों। ऐसे धार्मिक कारण थे तो गुस्सा फैला भारतीय जनता का और उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया दोस्तों। कहा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी थीं जो घर से बाहर कभी निकली नहीं थीं, वो महिलाएं घर से चूल्हा चौका छोड़ के चली गईं और इस आंदोलन में शामिल होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से लड़ती हैं दोस्तों। और आज भी हम बात करें तो मेरठ जैसे स्थानों पर और कह सकते हैं बैरकपुर जैसे स्थानों पर आज भी वो पेड़ हैं जिससे एक साथ 50-50 महिलाओं को उल्टा उल्टा टांग दिया गया, फांसी दे दी गई। उन पेड़ों को आज भी दोस्तों पूजा जाता है, क्रांतिकारी के नाम पर उनको सोचा जाता है। ऐसे ऐसे प्रकरण भारतीय इतिहास में दोस्तों हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करें सैनिक विद्रोह की बात करें, सैनिक कारण भी था। सैनिक कारण में दोस्तों अंग्रेज और भारतीय दो प्रकार के अंग्रेज थे, सैनिक थे। एक थे अंग्रेज और एक थे भारतीय। 5 भारतीयों पर दोस्तों एक अंग्रेज था, 5 भारतीयों पर एक अंग्रेज दोस्तों था। अब सोचिए 5 भारतीय सैनिक, उस पर एक अंग्रेज सैनिक, कुल मिलाकर के 500 पर कितने हुए दोस्तों? भाई नाम मात्र के हुए, लेकिन सबसे अच्छी व्यवस्था अंग्रेज़ों की थी। यदि अंग्रेज़ों का पहनाव, खाना, उनकी सैलरी, उनका संसाधनों की सुविधाएं, ये सब अलग थीं दोस्तों। और भारतीय कोई भी सेना में अच्छा पद प्राप्त नहीं कर सकता था, कर पाए तो वहाँ पर उस नाम मात्र का या फिर अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए वहाँ पर उसको रखा गया दोस्तों। उसके बाद यदि हम बात करें कि सैनिक विद्रोह जो हमारा हुआ 1857 का जो क्रांति हुई दोस्तों, इसमें कहीं कहा जाता है कि असफल रहा, दबा दिया गया। तो उसमें यदि हम दोस्तों बात करें असफलता के कारण या दबाने के कारण, तो जो शिक्षित वर्ग था या कह सकते हैं दोस्तों जो हमारा शिक्षित वर्ग था, जो उच्च वर्ग था, उसने साथ नहीं दिया। उसने ये नहीं समझा कि हमारा जो देश है ये हमारा है, उसने निजी स्वार्थ समझा, इसलिए इस आग को धीमा कर दिया गया दोस्तों। फिर यदि हम विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कहाँ तक हुआ, तो दोस्तों हम यदि ये बात करें तो 10 मई 1857, 10 मई 1857 मेरठ में एक विद्रोह फैला। वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, अपने सैनिकों से को घायल कर दिया, बहुत सारे थाने, पुलिस स्टेशन जला दिए गए, भारतीय कैदियों को छुड़वा दिया गया। और उस समय मेरठ की सारी सड़कें लाल थीं, खून से सन गई थीं। हर एक घर से एक वीर वीरांगना आंदोलन में शामिल थी।
हर एक घर से एक जवान मरने के लिए तैयार था। गांव के गांव पूरे जला दिए गए, तब भी उनका जोश कम नहीं हुआ। हर एक चौराहे पर लाशें बिछी हुई थीं, हर एक पेड़ से दोस्तों फांसी लगाए गए वहाँ पर वीर लटक रहे थे, लेकिन इस आग में इतना जुनून था कि लोग शांत नहीं बैठे और घर से बाहर निकले। अंग्रेज़ों के प्रति उन्होंने लोहा से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए। निहत्था निकला, गोली सीने पर खाई, यहाँ पर खाई, लेकिन वो व्यक्ति पीछे नहीं हटा। ऐसे वीर थे दोस्तों हमारे। फिर ये 10 मई 1857 को यहाँ पर एक क्रांति हो जाती है दोस्तों। अब ऐसी स्थितियों में 11 मई दोस्तों, 11 मई 1857 को ये वीर दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली पहुंचते हैं, वहाँ का जो बादशाह इस समय है तो बहादुर शाह जफ़र है। बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय कह सकते हैं, वहाँ पर बैठा है, जिसकी उम्र 82 साल हो गई है। अब वो बूढ़ा व्यक्ति क्या करता बेचारा, अयोग्य था, कह सकते हैं शरीर से अयोग्य हो गया था। क्या करता वो? तो शुरुआत में उसने सोचा कि ये सेना हमारी तरफ ही क्यों बढ़ रही, ऐसा ना हो कि हमको कोई संकट आ जाए। वो अंग्रेज़ों को इत्तला कर देता है, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं और उसका सेनापति होता है बख्त खां, वो समझाता है और ये बात दोस्तों करता है कि अब आपको पूर्णतया जो गद्दी है ये आपको दे दी जाएगी और भारत का जो सम्राट है आपको दोस्तों घोषित कर दिया जाएगा, सिर्फ आप हमारा नेतृत्व करें। तो बहुत समझाने के बाद जिसको अंग्रेज़ी साम्राज्य ने पेंशन पर रखा था, साम्राज्य छीन लिया, लाल किले से निकालकर कुतुब मीनार में रहने के लिए विवश कर दिया, वहाँ पर भेजने की तैयारी हो रही थी। अब उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा क्या, चलो भाई ठीक है, हम लड़ तो नहीं पाएंगे पर नेतृत्व कर लेंगे। अंग्रेज़ से प्रताड़ित सभी थे, भारतीय जो सेना थी वो भी चाहती थी कि लड़ तो हम खुद लेंगे, आप सिर्फ नेतृत्व करिए। उधर अंग्रेज़ जो थे वो 1857 की क्रांति के समय से ही, उससे कुछ समय से ही, जब से पेंशन पर रखा गया हमारा शासक बहादुर शाह जफ़र, उसके नाम जो आदेश थे वो बंद करवा दिया, उसके नाम के जो सिक्के ढलाए जाते थे वो बंद करवा दिया। इस तरीके से वो एक कुंठित व्यक्ति बनकर रह गया था, किराए का व्यक्ति या किराए का शासक बनकर रह गया था। अब उसको एक अच्छा काम, देश के प्रति अच्छा काम करने का मौका मिला, वो हाँ कर देता है। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति बेचारा क्या करता है, फिर हुमायूं के मकबरे में कुछ समय बाद दोस्तों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बहादुर शाह जफ़र रंगून भेज दिए जाते हैं। उस रंगून में लिखा है, उनकी समाधि पर लिखा है कि अभागा शासक था जिसको अपने देश में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो सकी। बहुत सारी चीज़ें लिखी। उन्होंने कहा कि दम दमे में दम कहाँ, ऐसी सारी उन्होंने कहा कि दोस्तों यदि हिंदुस्तान की कील को भी अंग्रेज उखाड़ सकें, ऐसा अंग्रेज़ों में दम कहाँ है। चलिए इस पर कभी हम फिर चर्चा करेंगे, ये भी स्पेशल बहादुर शाह जफ़र को भी पढ़ाना है। तो ऐसी स्थितियों में दोस्तों 1857 की क्रांति बहुत दूर तक फैली। अब बात करें हम तो झांसी से, यदि हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई, यदि हम बात करें दोस्तों अवध से बेगम हजरत महल, यदि हम बात करें कानपुर से तो नाना साहब, यदि हम बात करें बिहार से कुंवर जी, इस तरीके से ये वीर सीधे सीधे क्रांति से जुड़ते गए और जुड़ने के बाद दोस्तों अपना परिचय दिया, जिनको हम एक चार्ट के माध्यम से भी जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों चार्ट के माध्यम से इनको देख लेते हैं, अपने वीर बहादुर जवानों को। दोस्तों पहला नाम है दिल्ली। दिल्ली आपको हम बता चुके थे कि जो क्रांतिकारी हैं ये 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई को उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। जो 82 साल का वहाँ का बादशाह है बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय, ये हमारे साथ आ जाता है, तो हम भी उनके साथ हो लेते हैं दोस्तों। तो बहादुर शाह जो द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र, ये शुरुआत में तो सोच में पड़ जाते हैं कि हम अब क्या करें, इतनी उम्र हो गई है। फिर जफ़र खां या हम कह सकते हैं जफ़र बख्त खां, ये उनको समझाते हैं और वो मान जाते हैं दोस्तों। फिर ये 11 मई को अपना विद्रोह करते हैं। 11 मई को दोस्तों विद्रोह करेंगे
और उसका दमन करने के लिए हडसन एवं निकलसन ये निकल लेते हैं और दमन कर देते हैं। दमन करने के बाद 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है, रंगून बर्मा। वहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी कब्र पर लिखा है दोस्तों कि एक बेचारा शासक जिसको अपने वतन में 2 गज मिट्टी भी नसीब ना हो सकी। फिर बात करते हैं दोस्तों कानपुर में। ये नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं। इनको दोस्तों जायदाद कह सकते हैं, इनकी रियासत से बेदखल कर दिया जाता है, इनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। अब ये भी कहा जाता है दोस्तों, एक फैक्ट है कि अजीमुल्ला खां और नाना साहब इस क्रांति की योजना बना रहे थे और दिन तय किया गया था 31 मई का, लेकिन ये क्रांति पहले ही हो गई, 10 मई को ही हो गई। तो कहा जाता है एक असफलता का कारण ये भी रहा। ये कहाँ तक सत्य है ये इतिहासकारों में कन्फ्यूजन है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि योजना कौन बना रहा था तो अजीमुल्ला खां और नाना साहब। और कहाँ से? बिठूर से। बिठूर कहाँ है? कानपुर में दोस्तों। चलिए, तब ये होता क्या है, नाना साहब इनके बचपन का नाम धोंधू पंत है। ये तात्या टोपे के साथ में दोस्तों, तात्या टोपे और ये मिलके विद्रोह कर देते हैं और इनका दमन कैंपबेल कर देते हैं। फिर बात करें तो इनका विद्रोह भी 5 जून को होता है। लखनऊ से बात करें, बेगम हजरत महल, यहाँ का जो हड़प नीति है, राज्य हड़प नीति, डलहौजी क्या करता है, यहाँ के शासक को गद्दी से उठा देता है और उसको हड़प कर लेता है। बड़ी बहादुरी से बेगम हजरत महल लड़ती हैं अंग्रेज़ों के साथ। कहा जाता है कि स्वयं ये हाथी पर बैठकर सेना के बीच जाती थीं और उसका उत्साह बढ़ाती थीं। इतना बड़ा विद्रोह तैयार कर दिया कि अवध के अंदर की जो रेजिमेंट थी वो अंग्रेज़ों से भर गई थी, उनको वहाँ शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः दोस्तों क्या होता है, कैंपबेल इनका दमन करता है और ये नेपाल निर्वासित हो जाती हैं। वहीं पर कुछ दिन काम करती हैं, बाद में इनकी मृत्यु दोस्तों हो जाती है। फिर एक बात करें हम ग्वालियर से, तात्या टोपे 4 जून को अपना विद्रोह करते हैं। रामचंद्र पांडुरंग इनका बचपन का नाम है और इनको कोई पकड़ नहीं पाता है। अंततः ये क्या होते हैं कि ये नेपाल चले जाते हैं। नेपाल के तराई में इनका दोस्त एक मान सिंह रहता है, वो विश्वासघात करता है, इनको पकड़वा दिया जाता है और इनको फांसी दे दी जाती है। फिर दोस्तों बात करें झांसी से, रानी लक्ष्मीबाई गंगा राव की विधवा हैं और राज्य हड़प नीति के तहत इनका साम्राज्य छीन लिया जाता है और इनको पेंशन के रूप में रखा जाता है। लेकिन ये एक बात से सहमत नहीं होती हैं और ये कहती हैं अपनी झांसी हम किसी को नहीं देंगे। तो गंगा राव की मृत्यु 1853 में हो जाती है और उसी 54 में भी राज्य हड़प नीति आती है और छीन लिया जाता है। ये लगातार विद्रोह करती हैं। कहा जाता है इन्होंने इतना अच्छा लड़ा था अंग्रेज़ों से कि अंग्रेज़ खुद इनके कायल हो गए थे कि इतनी योद्धा महिला भारत में। इसलिए हीरोज ने कहा था जब इनकी मृत्यु होती है और कहा था इन क्रांतिकारियों में आज जो सोई हुई ये महिला है एकमात्र मर्द है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो इनका दामोदर राव दत्तक पुत्र था, उसको अंग्रेज स्वीकार नहीं करते हैं, कहते हैं दत्तक पुत्र का कोई मतलब नहीं है, यदि कोई खूनी रिश्ता उत्तराधिकारी है तो राजा बनेगा, वरना हम इसको हड़प लेंगे। बाद में बात करें दोस्तों, हीरोज के द्वारा ये पराजित होती हैं और इनकी मृत्यु दोस्तों हो जाती है 1858। बिहार, जगदीशपुर पटना की घटना है बिहार से। वहाँ के कुंवर सिंह और पीर अली मिलकर विद्रोह करते हैं। विलियम टेलर जिनका दमन कर देते हैं। ये कुंवर सिंह इसने बहादुर थे कि 1857 की क्रांति के योद्धाओं में दोस्तों सबसे ज़्यादा विजय अपने जीवन में दर्ज कराई है। आगे दोस्तों बात करेंगे इलाहाबाद से, लियाकत अली थे, जनरल नील ने इनका दमन कर दिया था। बरेली से खान बहादुर खान थे, विसेंट आयर ने दोस्तों इनका दमन कर दिया गया था। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और इसके बाद भी इतिहास की कड़ी में हम और आगे बढ़ेंगे, वो भी आपको दोस्तों पसंद आएगा। और दोस्तों इस इतिहास को रटना नहीं है, समझना है, कहानी की तरह सुन लेना है, याद हो जाएगा। ये हमारा दावा है दोस्तों। बस एक कदम आपका, एक कदम हमारा, दोनों उठ जाएं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।